हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट किया था, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकेंड हाफ करने वाले हैं, जो कि बेसिकली क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएट ग्लैंड। और उन ग्लैंड के बारे में अपन देखने वाले हैं। ये ग्लैंड जो होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है। कहां पर करती है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सिक्रेट करेगी, जहां पर डाइजेशन का फंक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा। कौन कौन सी ग्लैंड करनी है अपन को? तो तीन ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ये तो जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है उसके बाहर होती है, ठीक है। लेकिन दो ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल में ही होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का होती है स्टमक के अंदर, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड का होती है इंटेस्टाइन के अंदर। कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। एक एक करके अपन सब पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपन सैलिवरी ग्लैंड। तो देखो, सैलिवरी ग्लैंड जो है वो ग्लैंड कहां पर होती है? जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। देखो, एनसीईआरटी बहुत क्लियर कट लिखती है कि सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के जस्ट आउटसाइड है। हाँ, जस्ट आउटसाइड है, लेकिन है बक्कल कैविटी के बाहर। मतलब सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होती, ठीक है, उसके बाहर होती है। उसका जो सिक्रेशन होगा वो डक्ट जो होगी वो सैलाइवा सिक्रेट कहां करेगी? बक्कल कैविटी के अंदर। तो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी एंड सिक्रेट सैलिवरी जूस इन बक्कल कैविटी। देयर आर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के कितनी ग्लैंड होती है? 3 पेयर। बोले तो टोटल कितनी होगी? 6 ग्लैंड होगी। सबसे पहली जो होती है उसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, प्रेजेंट बिलो इन फ्रंट ऑफ ईयर इन चिक्स। कहां होती है? चिक्स के, ये अपने जो ईयर होते हैं इसके नीचे आगे की तरफ, मतलब इस वाले रीजन में। यहां पर कौन सी होती है? अपने पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो प्रेजेंट बिलो इन फ्रंट ऑफ ईयर इन चिक्स लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होती है। इन तीनों ग्लैंड में कौन कौन सी? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। इन तीनों में से देखी जाए तो सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। और ये तीनों ही ग्लैंड सैलाइवा सिक्रेट करती है, लेकिन सैलाइवा में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सिक्रेट करती है? पैरोटिड ग्लैंड सिक्रेट करती है। याद रखना, सैलिवरी एमाइलेज और टाइलिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सिक्रेट करती है? पैरोटिड ग्लैंड। ये दोनों सैलाइवा तो सिक्रेट करती है, लेकिन उसमें एंजाइम सिक्रेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं अपन सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो होती है लोअर जो के नीचे की तरफ होती है। यही वजह अपनी बुक में लिखा हुआ है नियर लोअर जो, ठीक है। और ये मैक्सिमम सैलाइवा सिक्रेट करती है। तो अगर आपको पूछे कि मैक्सिमम सैलाइवा कौन सी सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है, तो सब मैंडिबुलर करती है, लेकिन इसमें टाइलिन नहीं होता, ठीक है। फिर एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड कहां होती है? टंग के नीचे होती है। कहां होती है? टंग के नीचे। और ये स्मॉलेस्ट और सबसे कम सैलाइवा सिक्रेट करती है। अब देखो, क्वेश्चन देखना, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड कौन सी होती है? पैरोटिड होती है। सबसे ज्यादा सैलाइवा कौन सिक्रेट करती है? सब मैंडिबुलर करती है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? सबलिंगुअल होती है। सबसे कम सैलाइवा कौन सिक्रेट करती है? सबलिंगुअल करती है। टाइलिन किस में होता है? सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो टाइलिन सिक्रेट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अब ये तीनों ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? सलाइवा। सलाइवा किसे कहते हैं? तो ये एक तरह का मिक्सचर है, जूस है ये भी। तो इसमें क्या क्या होता है? एक तो होता है वाटर, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+, Cl-, बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। और कुछ एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस भी होते हैं। एक तो होता है IgA। का क्या मतलब है? इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। देखो, 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्युलिन या 5 तरह की एंटीबॉडी होती है। एक होता है IgG, एक होता है IgA, IgM, IgE और IgD, ठीक है। गैम्ड इस नाम से याद रख सकते हैं। उसमें से IgA जो होता है वो सलाइवा में होता है, साथ में लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन से होते हैं सलाइवा के अंदर? एक ही एंजाइम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं, जिसे टाइलिन भी कहते हैं। और सलाइवा तो ये तीनों सिक्रेट करती है, लेकिन टाइलिन सिर्फ और सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड सिक्रेट करेगी। इसके साथ सलाइवा एक म्यूसिन या म्यूकस भी रिलीज करती है, जो फूड जो मेस्टिकेट करते हैं उसको एक साथ बाइंड करके रखेगी, ताकि एलिमेंट्री कैनाल में आगे आसानी से जाए, निगलने में भी आसानी हो।
तो सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, डाइजेस्टिव एंजाइम और म्यूसिन। सलाइवा का पीएच कितना होता है, पीएच होता है 6.8। आप सब जानते हैं 7 से ऊपर होने पे बेसिक, 7 से कम होने पर एसिडिक। इसका मतलब ये कैसी है सलाइवा, स्लाइटली एसिडिक होती है। क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्लैंड लेते हैं जो कि कौन सी है, लीवर। अगर आपको पूछे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का, तो वो है स्किन, और स्किन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर। लेकिन अगर पूछे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो वो कौन सी है, लीवर। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और करीब 1.2 टू 1.5 केजी का होता है। एनसीईआरटी में इसका मास दे रखा है, तो आपको याद करना है। अब ये होता कहां पर है, तो आप सब जानते हैं कि अपनी जो ये कैविटी थी, इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया। डायफ्राम के ऊपर जो थी वो कौन सी थी, थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम के नीचे कौन सी थी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो ये जो लीवर जो होता है एब्डोमिनल कैविटी में इस तरफ, मतलब डायफ्राम के नीचे राइट साइड में, तो अपर राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपर राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और अपर लेफ्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में कौन था, जो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के बताया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये अपने जो एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट में कौन सा होता है, अपर राइट में तो कौन सा होता है, लीवर होता है। और इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो डायफ्राम ऑन राइट साइड, या इसे अपर राइट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी भी लिख सकते हैं। लीवर के अंदर 2 लोब होते हैं। देखो ये लीवर कुछ ऐसा दिखता है, इसके अंदर 2 लोब होते हैं। एक कौन सा होता है, राइट लोब, और एक कौन सा होता है, लेफ्ट लोब। अपनी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप याद करना चाहें तो ये दोनों लोब के बीच में एक लाइन जैसा होता है, जिसे क्या कहते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, जो इन राइट लोब और लेफ्ट लोब को क्या करती है, डिवाइड कर रही है। अब लीवर, अगर लीवर का स्ट्रक्चर देखें अपन, तो उसमें बहुत सारे हेक्सागन स्ट्रक्चर दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं लीवर के अंदर, और इन हेक्सागन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपेटिक लोब्यूल्स। और ये हिपेटिक लोब्यूल्स लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर आपको पूछे लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो वो कौन सा है, हिपेटिक लोब्यूल है। हिपेटिक लोब्यूल कंटेन हिपेटिक सेल। अब हिपेटिक लोब्यूल में क्या होता है, हिपेटिक सेल्स होती है, और ये हिपेटिक सेल्स जो होती है कॉर्ड के फॉर्म में अरेंज होती है, और क्या सिक्रेट करती है, अपने बाइल जूस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है, बाइल जूस। तो हिपेटिक लोब्यूल्स कंटेन हिपेटिक सेल्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ द कोड। ये लिखना यहां पर मैंने कहीं लिख दिया होगा, देखो द बाइल इज सिक्रेटेड बाय हिपेटिक सेल्स। ये हिपेटिक सेल्स क्या करती है, बाइल जूस सिक्रेट करती है। यहां डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का काम वही है कि क्या, बाइल जूस सिक्रेट करना। देखो लीवर जो होता है अपनी बॉडी का मोस्ट वाइटल ऑर्गन है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है। उसमें से अपन यहां पर कौन सा फोकस कर रहे हैं, वो जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। और वो बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, उसके अंदर जो हिपेटिक लोब्यूल होता है, हिपेटिक लोब्यूल के अंदर हिपेटिक सेल्स जो होती है वो सिक्रेट करती है। ईच लोब्यूल, एनसीईआरटी कहती है कि ईच हिपेटिक लोब्यूल कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव सीथ, जिसे क्या कहते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। क्या कहते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। देखो आप अगर कोई बुक रेफर करोगे तो आपको ऐसे भी मिल सकता है कि लीवर के ऊपर एक कनेक्टिव सीट होती है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लिसन कैप्सूल। और अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हिपेटिक जो लोब्यूल जो है उसको कवर करती है। एक ही तो बात है, क्योंकि हिपेटिक लोब्यूल यहीं पर तो होंगे। तो देखो अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ मिलता है कि लीवर के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे ग्लिसन कैप्सूल कहते हैं, और अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, हिपेटिक लोब्यूल के ऊपर एक कनेक्टिव सीट की एक कवरिंग होती है जिसे क्या कहेंगे, ग्लिसन कैप्सूल। मैंने आगे लिख दिया दिस ऑल्सो कवर लीवर। अब ये हिपेटिक लोब्यूल कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वैसे तो अपने एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां तक नोट करें। अब मैं आपको जो आगे समझा रहा हूं वो आप चाहे तो नोट करें चाहे तो ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हिपेटिक लोब्यूल के बारे में देखते हैं। तो देखो एक हिपेटिक लोब्यूल जो होता है वो कुछ इस तरीके का हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है, और यही लीवर की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। एक हिपेटिक लोब्यूल के देखो आप कॉर्नर में देख पाएंगे तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो हर कॉर्नर में आपको दिख रहा है,
और इन सारे कॉर्नर में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 स्ट्रक्चर है, और ये 3 स्ट्रक्चर का जो ये कलेक्शन है इसे कहते हैं हिपेटिक पोर्टल ट्रायड या हिपेटिक ट्रायड कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये 3 स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं इनको समझते हैं अपन। देखो, इनमें से एक होती है हिपेटिक पोर्टल वेन ब्रांच। अब देखो, हिपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है इसको समझते हैं। ये सपोज करो अपना इंटेस्टाइन का पोर्शन है और ये अपना लीवर है। अच्छे से समझना, जनरली किसी एक ऑर्गन से निकलने वाली वेन सीधी कहां जाती है? हार्ट को। लेकिन यहां पर इंटेस्टाइन से जो वेन निकलती है वो पहले कहां जाती है? लीवर में, और फिर लीवर के बाद में कहां पर जाती है? वो हार्ट में खुलती है। तो ये 2 ऑर्गन के बीच में जो ये है इसे अपन क्या कहते हैं? पोर्टल सिस्टम। और क्योंकि ये लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, इसे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो ये जो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की जो वेन है जो लीवर में जाएगी तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होगी, और उसमें से एक एक ब्रांच एक एक हिपेटिक लोब्यूल में जाती है। तो एक तो ये है, सब में देखो एक एक हिपेटिक लोब्यूल की ब्रांच है। ठीक है, सॉरी, हिपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच है। दूसरी है हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच। देखो, लीवर है तो उसको आर्टरी भी जाती होगी, तो उस आर्टरी की भी बहुत सारी ब्रांचेज बनती होगी, और एक एक ब्रांचेज यहाँ कॉर्नर में आकर खुलती है, और ऐसे सारे हिपेटिक लोब्यूल के कॉर्नर पे खुलती है। तो एक तो हिपेटिक पोर्टल की ब्रांच हो गई, एक हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच हो गई, हिपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच, एक हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच, और एक जो आप येलो कलर की देख पा रहे हैं ये जो है ये बाइल डक्ट की ब्रांच है। ठीक है, अब ये बाइल डक्ट की ब्रांच यहां पर क्या कर रही है? तो देखो, ये जो आप सेल देख पा रहे हैं, अभी अपन ने लिखा था कि हिपेटिक सेल जो होती है कोड के फॉर्म में अरेंज होती है। देखो, ये सारी जो सेल अरेंज है ये कौन सी है? ये एक क्या है? हिपेटिक सेल। ये भी एक हिपेटिक सेल, ये हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल। और ये सारी हिपेटिक सेल क्या करती है? बाइल जूस बनाती है। क्या बनाती है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो होती है वो बाइल डक्ट, और फिर आगे बाइल, मतलब ये छोटी छोटी सी बाइल डक्ट की ब्रांचेज है, ये सब कलेक्टिवली मिलकर इसकी ब्रांच, इसकी ब्रांच, इसकी ब्रांच ऐसे मिलकर एक बाइल डक्ट बना लेगी। ठीक है, एक और चीज आपको समझनी है, यहां सेंटर में देखो एक क्या है? अपने सेंट्रल वेन है, और सारे हिपेटिक लोब्यूल की ये जो सेंट्रल वेन है बाद में मिलकर क्या बनाती है? हिपेटिक वेन बनाती है। जो कि देखो, अभी वापस डायग्राम देखते हैं। ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, फिर लीवर, और फिर लीवर से एक वेन निकलती है जिसे हिपेटिक वेन कहते हैं, जो कहां जाती है? हार्ट की तरफ जाती है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो अपने जो हिपेटिक लोब्यूल होता है यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फैगोसाइटिक सेल भी होती है। आप चाहो तो इनके नाम नोट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ फैगोसाइटिक सेल होती है, और इन सेल को कहते हैं कूफर सेल्स। क्या कहते हैं? कूफर सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये एक और डायग्राम है, इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो, ये अपना एक पोर्टल ट्रायड है। ठीक है, और इसके अंदर देखो ये क्या लिखा हुआ है? पोर्टल वेन्यूल, मतलब पोर्टल वेन की ब्रांच। ठीक है, ये बाइल डक्ट्यूल, इसका मतलब ये कौन सी है? देखो, ये वाली तो अपने क्या हो गई? ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन। ठीक है, एक तो ये हो गया। ये क्या हो गई? अपने ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, एक ये हो गया। और एक अपने देखो यहां पर बना नहीं रखी, ये रही हिपेटिक आर्ट्रियोल। ये कौन सी हो गई? अपने ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। क्या है ये? ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, और ये देखो बाकी की ये जो सेल देख पा रहे हो आप, ये वाली सेल, ये सारी सेल कौन सी है? हिपेटोसाइट सेल्स है। और देखो, ये हिपेटिक वेन्यूल्स जो है ये कहाँ की तरफ जा रही है? अंदर की तरफ। ये हिपेटिक आर्ट्रियोल भी, और ये सब कहाँ पे खुलेगी? सेंट्रल वेन की तरफ खुलेगी। ठीक है, और ये जो अपनी कौन सी है? हिपेटोसाइट सेल है। और ये सारी हिपेटोसाइट सेल देखो ग्रीन कलर का एक कुछ सिक्रेट कर रही है, और ये सारा कहाँ जाएगा? बाइल डक्ट्यूल के पास, और यहाँ से फिर बाइल डक्ट में चला जाएगा। ये क्या है? बाइल जूस है। इसका मतलब हिपेटिक सेल जो होती है वो बाइल जूस सिक्रेट करती है। एक देखो, इनके बीच बीच में ये सेल की बात कर रहा था मैं, इन सेल को क्या कहते हैं? कूफर सेल्स कहते हैं। और ये वाला जो रीजन होता है इसे कहते हैं सिनुसॉइड। ठीक है, और ये अपनी सेंट्रल वेन है। सारे हिपेटिक लोब्यूल की ये सेंट्रल वेन बाद में मिलकर क्या बनाएगी? हिपेटिक वेन बनाएगी। तो ये अपने
हिपेटिक जो लोब्यूल था उसका डायग्राम था, और ये अपने हिपेटिक जो पोर्टल ट्रायड था उसको और अच्छे से समझाए। तो आप इन दोनों डायग्राम को अच्छे से बना लेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी तक अपन ने हिपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर देखा, यहां तक का एक बार वापस रिवाइज करते हैं। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है अपनी बॉडी की। ये अपने कहां पर होती है? अपर एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में होती है, या फिर अपन कह सकते हैं डायफ्राम के नीचे राइट साइड में होती है। इसके दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब होते हैं। ठीक है, और इनको डिवाइड करती है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? हिपेटिक लोब्यूल्स कहते हैं। और ये हिपेटिक लोब्यूल्स हिपेटिक सेल की बनी होती है। इन हिपेटिक सेल से क्या सिक्रेट होता है? बाइल जूस सिक्रेट होता है। क्या सिक्रेट होता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो होता है, जो लीवर से सिक्रेट होता है, वो लीवर के नीचे ही एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, ग्रीन कलर का, सच में ही ग्रीन ही दिखता है बाइल की वजह से। ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो होता है बाइल जूस सिक्रेट मतलब बनाकर, लीवर के अंदर कौन बनाता है? हिपेटिक सेल बनाएगी, और वो जो बाइल जूस है गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहेगा, और जब जरूरत होगी तो गॉल ब्लैडर से बाहर आ जाएगा। ये डक्ट सिस्टम से ये आता है। अभी इसको अपन समझते हैं। तो लीवर का डाइजेशन में फंक्शन अपन समझ चुके हैं। लीवर डाइजेशन में क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है। इसके अलावा भी लीवर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी होते हैं। बोले तो लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। यहां पर अपन सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वहां एक बाइल जूस सिक्रेट करता है। इस बाइल जूस के बारे में देखो, एक लाइन अपन यहां से पहले पिक कर लेते हैं। बाइल जूस जो होता है नॉन एंजाइमेटिक होता है। जैसे सलाइवा में एंजाइम था, डाइजेस्टिव एंजाइम, अभी आगे और जो डाइजेस्टिव जूस देखेंगे उसमें भी एंजाइम होगा, लेकिन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। तो फिर होता क्या है? इसके अंदर बाइल सॉल्ट होता है। क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट। और ये बाइल सॉल्ट फैट के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो बाइल जूस किस लिए सिक्रेट किया जाता है? ताकि फैट का डाइजेशन करवा सके। फैट के इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस, और फिर आसानी से उस फैट को क्या किया जा सकता है? डाइजेस्ट किया जा सकता है। अब इमल्सिफिकेशन कैसे होता है, कहां होता है, ये अपन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में देखेंगे। इसके अलावा बाइल जूस के अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं जो आरबीसी के डिग्रेडेशन की वजह से बनते हैं। ठीक है, येलो कलर के ये पिगमेंट होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड भी होता है। अब बात करते हैं लीवर का ये जो सिक्रेशन है ये जाएगा कहां पर? क्योंकि लीवर तो कहां पर है? अपने एलिमेंट्री कैनाल के बाहर है। जैसे सलाइवा का जो सिक्रेशन था वो कहां पर आया था? बक्कल कैविटी में आया। तो ये कहां जाता है? तो इसको अपन समझते हैं। देखो, ये लीवर की दो लोब है। एक लोब कौन सी होती है? राइट हिपेटिक डक्ट, यहां से लोब से निकलती है, और एक लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दो देखो ऊपर की तरफ से दो निकल रही है, फिर ये दोनों कंबाइन हो जाती है, और फिर इसे कहते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट बाइल जूस को नीचे भी लेकर जा सकती है, और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में भी ट्रांसफर करती है। उसकी अलग से एक प्रोसेस होता है। तो यहीं से वो गॉल ब्लैडर में भी जाएगा। ठीक है, गॉल ब्लैडर भी जो अपने अंदर बाइल जूस इकट्ठा हो रखा है उसको सिक्रेट करता है जब फूड आता है तब। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर से भी बाइल निकलता है। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस लेकर बाहर निकलती है उस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। इन सब में इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली डक्ट कौन सी होती है? सिस्टिक डक्ट। राइट लोब से निकलने वाली राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से निकलने वाली लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये दोनों हिपेटिक डक्ट आपस में मिल जाती है तो कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आपस में मिल जाती है तो उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्यों कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट? क्योंकि उसके अंदर बाइल जूस ही होता है। फिर ये बाइल जूस यहां पर नीचे की तरफ आता है। जब ये ड्यूडेनम में ओपन होता है उससे पहले इसके अंदर एक और डक्ट फ्यूज हो जाती है, और वो डक्ट कौन सी होती है? पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज अभी अपन देखेंगे, ये भी एक तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड है और पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है। तो उसको ले जाने के लिए एक पैनक्रियाटिक डक्ट होती है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट आपस में फ्यूज हो जाएगी और क्या बना देगी? कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बनाती है? कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जहां ओपन होती है वहां पर एक बहुत ऐसे फूला हुआ सा रीजन होता है जिसे एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। अपनी बुक में नहीं दे रखा, आप चाहो तो नोट कर लेना।
और इसी जगह पर एक स्फिंक्टर भी होता है जो इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है, और इस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। लीवर के इस लोब से राइट हिपेटिक डक्ट, इससे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों फ्यूज हो जाएगी कॉमन हिपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से निकलेगी सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट फ्यूज हो जाएगी कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट फ्यूज हो जाएगी कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये कहां जाके खुलती है? ड्यूडेनम में खुलती है। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें जाकर ये खुलती है। तो मतलब ये अपना सिक्रेशन कहां भेजेगी? ड्यूडेनम में। मतलब ये सिक्रेट तो करेगी, लेकिन इनके जो एंजाइम होंगे लीवर और पेनक्रियास दोनों के, वो काम कहां पर करेंगे? लीवर में तो मतलब बाइल जूस में तो कोई एंजाइम नहीं होता, जो भी इनका जूस है वो काम कहां करेंगे? ड्यूडेनम में काम करेंगे। और जहां ये खुलते हैं वहां एक स्फिंक्टर होता है जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और एक एडिशनल पॉइंट, यहां पर एक फूला हुआ पोर्शन होता है जिसे क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। वो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो ये अपने किसके बारे में था? लीवर के बारे में था। हाँ, एक और चीज अभी अपन आगे करेंगे पेनक्रियाज के बारे में। तो देखो उसकी एक इंफॉर्मेशन यही समझा देता हूं। ये जो है अपने ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, और ये कैसा दिख रहा है? सी शेप का दिख रहा है। इस सी शेप के बीच में जो स्पेस है, यहां पर क्या होता है? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज की पोजीशन क्या होगी? बिटवीन द सी आर्म्स ऑफ सी शेप ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो आर्म्स होती है सी शेप की, उसके बीच में क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे पेनक्रियाज के बारे में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पेनक्रियाज। तो सबसे पहले लेते हैं इसकी पोजीशन। अभी मैंने आपको बताई थी इसकी पोजीशन क्या होती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम की जो सी शेप होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। ये एक तरह की कैसी ग्लैंड है? कंपाउंड ग्लैंड है। अब कंपाउंड ग्लैंड किसे कहते हैं? देखो बॉडी में कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जिनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट होती है, उन्हें कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ग्लैंड ऐसी होती है जिनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। जनरली एक ग्लैंड या तो एक्सोक्राइन होती है या एंडोक्राइन होती है। जिसके पास डक्ट है वो एक्सोक्राइन, जिसके पास डक्ट नहीं है सिक्रेशन ले जाने के लिए, वो एंडोक्राइन कहलाती है। लेकिन जो पेनक्रियाज जो होता है वो कंपाउंड ग्लैंड होती है। इसके कुछ सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट होती है और कुछ सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट नहीं होती, वो सिक्रेशन ब्लड में डाल दिए जाते हैं। और क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से बिहेव करती है, इसलिए पेनक्रियाज को अपन क्या कहते हैं? कंपाउंड ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है। कैसी बिहेव करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है और उसे ले जाने के लिए पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, और जिनमें डक्ट होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो एज एक्सोक्राइन ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है, जो कि कैसा होता है? नेचर में एल्केलाइन नेचर होता है, क्योंकि इनमें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ये एंजाइम होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिनोजन, एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये तीनों एंजाइम जो है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और तीनों ही कैसे हैं? अपने इनएक्टिव फॉर्म में। ये देखो तीनों के पीछे, देखो इन दो के पीछे तो नोजन वर्ड आ रहा है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, और इसके पीछे देखो क्या आ रहा है? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। प्रो वर्ड आगे आ रहा है, तो इसकी वजह से ये भी एक इनएक्टिव एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन बाद में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन बाद में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज, जो अपने इंटेस्टाइन होती है वहां से एक एंटेरोकाइनेज रिलीज होता है, और वो एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और काइमोट्रिप्सिनोजन को फिर काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कौन कन्वर्ट करेगा? ये ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, और न्यूक्लियेज होता है। इन सब के क्या क्या फंक्शन है ये अपन डाइजेशन की फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो पेनक्रियाज जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करके पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसके अंदर ये सारे एंजाइम्स होते हैं। और ये कैसा होता है? नेचर में एल्केलाइन, मतलब इनका क्या होता है? जूस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। ठीक है,
ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है और हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेनिन। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेनिन। ये दोनों हार्मोन जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं और ये जो है इन दोनों के सिक्रेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, इसे अपन एंडोक्राइन सिस्टम में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये अपने पेनक्रियाज के बारे में था, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन दो और ग्लैंड के बारे में देखेंगे जो देखो एनसीईआरटी में जहां ये टॉपिक दे रखा है वहां तो नहीं दे रखा, लेकिन जब फिजियोलॉजी डाइजेशन है वहां बीच बीच में, तो अपन यही कर लेते हैं। एक है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और एक इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, उनके बारे में भी देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होती है? स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर। देखो स्टमक की वॉल देखी थी अपन ने, कौन कौन सी थी? सबसे बाहर से अंदर की तरफ चले तो सबसे पहले थी सीरोसा, फिर मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा और फिर क्या थी? म्यूकोसा। और वहां पर जो स्टमक की म्यूकोसा होती है उसके अंदर पिट होते हैं, मतलब ऐसे खड्डे होते हैं जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, और उन गैस्ट्रिक पिट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होती है, उनके नाम याद रखने। सबसे पहली है म्यूकस नेक सेल। एक तो होती है देखो वो गॉबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रेट करती है, उसके अलावा ये म्यूकस नेक सेल होती है, ये भी म्यूकस सिक्रेट करती है। एक होती है पेराइटल सेल या इसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ये HCl सिक्रेट करती है। आप सब जानते हैं गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, तो वो HCl सिक्रेट करती है। साथ में एक और चीज सिक्रेट करती है जिसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंट्रिंसिक फैक्टर, कुछ बुक में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर लिखा होता है। और ये जो फैक्टर है ये अपनी बुक कहती है किसके लिए जरूरी होता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बहुत काम का फैक्टर है, क्यों जरूरी है अभी अपन इसे समझते हैं। और एक होती है पेप्टिक सेल। क्या होती है? पेप्टिक सेल, जिसे चीफ सेल भी कहते हैं, और ये बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम रिलीज करती है। उन इनएक्टिव एंजाइम को जाइमोजन कहते हैं और यही वजह इसे जाइमोजन सेल भी कहते हैं। तो पेप्टिक सेल, चीफ सेल और जाइमोजन सेल एक ही बात है। और ये क्या सिक्रेट करती है? इनएक्टिव एंजाइम। कौन कौन से? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन बाद में पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होगा? रेनिन में। और ये दोनों का कन्वर्जन, मतलब इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्जन करने का काम करेगी HCl। कैसे होगा, इनका क्या फंक्शन है? अगेन ये अपन किस में देखेंगे? फिजियोलॉजी में। इसके अलावा मैं कुछ एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एंटेरो एंडोक्राइन सेल या अर्जेंटाफिन सेल्स भी होती है, और ये क्या करती है? हार्मोन रिलीज करती है, गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, ये आप एडिशनल पॉइंट है, याद रख सकते हैं। इन्हीं के साथ ये सेल भी होती है। एक और चीज, ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का एक लाइन तो अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये विटामिन B12 मतलब को एब्जॉर्ब करवाती है। अब वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने की ऐसी क्या नीड है? वो कुछ तो फंक्शन परफॉर्म करती होगी। तो विटामिन B12 जो है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए जरूरी होता है। आरबीसी इमैच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी बनने के लिए कौन सी जरूरी होती है? विटामिन B12। तो अगर किसी के अंदर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी तो बेसिकली विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, और उसकी कमी होगी तो आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी। ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, फंक्शनल डेफिशिएंसी आती है ब्लड में, जैसे हीमोग्लोबिन कम होना, ब्लड की अमाउंट कम होना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एनीमिया। तो यहां पर भी एनीमिया, और इस एनीमिया को कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो अगर आपको कोई पूछे पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है, या फिर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के कम रिलीज होने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो एडिशनल पॉइंट है, लेकिन अच्छे पॉइंट है, मेरा सजेशन है नोट कर लीजिएगा। तो ये अपने था गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, जिसके प्राइमरली 3 चीजें आती है उस दर से। क्या क्या आती है? एक HCl, उसके क्या क्या फंक्शन होंगे अपन बाद में देखेंगे अगले टॉपिक में, और कौन से होते हैं? 2 एंजाइम रिलीज होती है, और इसके साथ म्यूकस सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत सारा म्यूकस सिक्रेट करती है, स्टमक में बहुत सारा म्यूकस रिलीज होता है, जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग जो है उसको क्या करता है? इन एंजाइम से बचाता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि स्टमक का सेल्फ डाइजेशन क्यों नहीं हो जाता, तो इसी म्यूकस की वजह से नहीं होता। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड तो म्यूकस सिक्रेट करती है, वो जो गॉबलेट सेल होती है वो भी सिक्रेट करती है, कार्डियक पोर्शन में और पाइलोरिक पोर्शन में भी ग्लैंड होती है, वो सिर्फ म्यूकस ही सिक्रेट करती है। और इतना म्यूकस जो होता है गैस्ट्रिक जो अपने स्टमक जो होता है उसकी अंदर वाली लाइनिंग को क्या करता है? एंजाइम से बचाता है।
नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में भी इसी की तरह स्टमक की म्यूकोसा की तरह पिट होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीबरकून कहते हैं। लेकिन यहां पर सब म्यूकोसा में भी ग्लैंड होती है। मैंने जब हिस्टोलॉजी कराई थी तभी भी बताया था, जो इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा होती है वो भी किसकी, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा जो होती है उसमें ग्लैंड होती है, जिसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है नॉन एंजाइमेटिक एल्केलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है। कोई एंजाइम नहीं होता, एल्केलाइन नेचर का म्यूकस सिक्रेट करती है। और ये सिक्रेशन जो है इन्हीं जो क्रिप्स ऑफ लिबरकून का सिक्रेशन होता है उसी के साथ में ही बाहर आता है। ठीक है, अब म्यूकोसल ग्लैंड में क्या होता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकून होती है, इसमें जो इसकी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है वहां एंटेरोसाइट सेल्स होती है, और ये डाइपेप्टिडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, ये सारे एंजाइम सिक्रेट करती है। और ये सारे एंजाइम फूड को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब डाइजेशन तो ये सब करते आएंगे, लेकिन लास्ट फाइनल आउटपुट इनकी एंजाइम की वजह से बनता है। एक गॉबलेट सेल होती है, वो म्यूकस सिक्रेट करती है। इसी के क्रिप्स ऑफ लिबरकून में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा लेकिन नीट में आ रखा है, नीट में कभी कभार एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। ये एक है पेनेट सेल होती है, कहां होती है, क्रिप्स ऑफ लिबरकून में होती है। और ये क्या सिक्रेट करती है, लाइसोजाइम सिक्रेट करती है, मतलब एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस सिक्रेट करती है। इसके अलावा एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी होती है जो सिक्रेटीन और सीसीके, ठीक है, ये हार्मोन के बारे में, मतलब इन हार्मोन को रिलीज करती है। एक सिक्रेटीन के बारे में आप याद रखना, जब हार्मोन वाला टॉपिक करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड करेंगे, तो वहां पर आएगा फर्स्ट जो हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ था वो यही था। ठीक है, तो ये अपने था म्यूकोसल ग्लैंड में। अपनी बुक में लिखा हुआ है कि जो ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो सिक्रेशन करती है वो, और गॉबलेट सेल जो सिक्रेशन करती है वो, उसे कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सक्कस एंट्रिकस। लेकिन मैंने बताया कि ये ब्रूनर्स ग्लैंड का सिक्रेशन भी ब्रश बॉर्डर के सिक्रेशन के साथ ही आता है। तो अगर अपन ऐसे कहें कि सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड और इन सब ग्लैंड का एक साथ सिक्रेशन क्या कहलाता है, सक्कस एंट्रिकस, जिसे इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में। और एक इंटेस्टाइन की जो वॉल जो होती है वो एंटेरोकाइनेज भी रिलीज करती है, और वो किसके लिए जरूरी था, अभी अपन ने देखा पैनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिनोजन आता है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है। तो ये सब थे अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड जो डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करेगी। यहां पर मैंने किसी भी डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन नहीं लिखाया, वो अपन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।